अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन था और डेफिनेटली हम 27 दिसंबर की जब बात करते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिनका लियाकत बाग में उन्होंने जाम शहादत नोश की, और इसी हवाले से गढ़ी खुदा बख्श में आज एक जलसा हुआ। और उससे उससे कबल अगर हम दीगर डेवलपमेंट्स की बात करें तो नून लीग आज जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है उसमें भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। और जो आज ज़ेर सदारत रहा साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसमें मौजूद थे, और उन्होंने ये अपने दौर की भी बात की कि 2013 से 2017 का जो सुनहरी दौर था उसका भी जिक्र किया, और साथ साथ मिसाक जमहूरियत और जमहूरी अक़दार को मजबूत करने के लिए इस दस्तावेज़ को भी बड़ा अहम करार दिया। और डेफिनेटली जब हम बात करते हैं तो 14 मई 2006 को ये मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था, और इस मिसाक जमहूरियत में 5 साला आइनी मुद्दत, जमहूरी अक़दार, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनकाद और बहुत सारे इसके नुकात जिस पर यह मुआहदा तय पाया था, और इसको बड़ी एक अहम दस्तावेज़ कहा जाता है। हम इस पर बात करेंगे, और हम कल भी अपने शो में यही बात करते हैं कि सियासी जमातों का जो मंशूर है वो कितना अहम है। अब तक सियासी जमातों का मंशूर नहीं आया। एक ये कह सकते हैं कि एक नवीद या एक अच्छी खबर यह है कि 10 नुकाती एजेंडा जो है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश कर दिया है, जिसमें 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करने का वादा किया गया है, और इसके अलावा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया है, और इसके अलावा यकसा मयारी तालीम का उन्होंने कहा है, और साथ में उन्होंने मुफ्त इलाज के निज़ाम लाने का वादा भी किया है। इन तमाम तर मामलात को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे कि जमहूरी अक़दार, जमहूरियत का फ़रोग़ और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तमाम सियासी जमातें तगो-दो तो कर रही हैं। कौन किस हद तक कामयाब हुआ है, और जो एक तसलसल जो पॉलिसीज़ में है वो कौन सी जमात अब तक जो है हम देख रहे हैं कि अपनी उस कॉल ऑफ फेल में पर पूरा उतर पाई है, किस हद तक वो कामयाब हुई है। 2013 से 2017 का दौर याद किया साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और इस पार्लिमानी बोर्ड में इसका जिक्र किया गया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। अब ये तरक्की और जो खुशहाली का दौर है उसमें अवाम के बुनियादी जो मसाइल हैं उनको अपनी तरजीहात में किस तरह ये सियासी जमातें शामिल करेंगी, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं राजा नज़ीर एडवोकेट, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपसे कुछ माहिराना राय और कानूनी कुछ पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे। शकील अवान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, आप भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, आपका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। और इसी तरह नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आप साबिक़ MNA भी रह चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। शकील अवान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। हम बात कर रहे थे मिसाक जमहूरियत की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें बाद में चार्टर ऑफ इकानमी की भी बात की गई। जमहूरियत के लिए सुनहरे जो उसूल हैं, जो डायरेक्शन है वो दे दी गई, और आज हम ये देख रहे हैं कि इस बरसी के मौके पर शानदार जलसा हुआ, और 10 नुकाती एजेंडा भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश कर दिया। मुंतज़िर हैं पाकिस्तान की अवाम भी कि दीगर सियासी जमातें एंड PMLN स्पेशली वो अपना एक मंशूर सामने लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली वजह से मेरी नज़र से नहीं गुजरा पीपल्स पार्टी का जो आज पावर शो होगा ऑब्वियसली, और जो 10 नकाती प्रोग्राम दिया बिलावल साहब ने। देखें, हम ना सिर्फ के मिसाक जमहूरियत करते हुए कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक जानदार, एक ऐसी यादगार दस्तावेज़ दस्तखत की कि जिसमें मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन दी कौम को। लेकिन उसके बाद बदनसीबी क्या लें आप कि एक साजिश हुई, और 2017 में फलता फूलता पाकिस्तान और इतनी मजबूत हुकूमत को और अवामी फलाई मनसूबों में जिसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिल रही थी उस दौर में, और CPAC से लेकर कौन से काम गिनवाऊँ, और वो डीरेल करने के लिए उन्होंने एक साजिश के तहत इमरान खान को ले आए, और उसका लाना शायद इतना बड़ा आसाना नहीं था जितना 2017 की हुकूमत से मियां नवाज शरीफ को बग़ैर किसी वजह से बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और ये बहाने लगा कर उन्हें अलहदा करने के बाद पाकिस्तान को एक दलदल की तरफ धकेल दिया गया। वो मिसाक जमहूरियत का ही समर था कि फिर हम दोबारा हमने ना चाहते हुए भी हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पे लगाई, और हम बड़ी पार्टियों समेत छोटी पार्टियों के साथ मिलाकर 16 महीने का इक़्तिदार जो था वो उसमें नज़र आ रहा था कि हमारी सियासत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। लेकिन ये भी नज़र आ रहा था कि रियासत को ख़तरा है, और इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान के जो हालात हो रहे थे
वो ना सिर्फ मैशत के बुरे हालात हो गए थे, कौम भूखी नंग का शिकार हो गई थी, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाई का शिकार हो चुका था, कौन कौन से बंदा जिक्र शुरू करे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो आज जिस नैच पे हम हैं, देखिए हम सियासी लोग हैं, सियासतदान जो होते हैं वो जब इलेक्शन का दौर दौरा आता है तो एक दूसरे के खिलाफ बात भी करनी अच्छा पड़ती है। शकील अहमद साहब, एक बात मैं फिर आगे भी जाना चाहूँगा और मैं अपने दीगर मेहमानों से भी बात करूँगा। जिस तरह हम देख रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो सीट एडजस्टमेंट था, लाहौर के कुछ हलकों पर भी जो है इत्तेफाक नहीं देखा गया और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ यही सूरत हाल। PDM ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, नो डाउट कि इतनी पॉलिटिकल फोर्सेस एक ही सफ में हमें नजर आई और 14 महीने हुकूमत की, मुश्किल हालात में माशी इस्तेकाम भी दिया, काफी हद तक पाकिस्तान तो एक हद तक डिफॉल्ट में चला गया था। बेशक बेशक। उसके बावजूद हमने देखा गो कि अपने अपने नजरियात होते हैं, अपना अपना वोट बैंक है, अपनी अपनी आइडियालॉजी है, लेकिन कोई एक सिमत नहीं नजर आ रही। क्या वजह है? उसका सबब अभी अभी वक्त है हमारे पास अभी भी, लेकिन उसकी एक सबब यह है ना कि हम हिस्सा मुताबिक जुस्सा नहीं मांगते ना। वो मुस्लिम लीग नून भी उसमें शामिल है कि हम सिंध में जब हिस्सा मांगेंगे तो मुताबिक जुस्सा मांगेंगे हम कि जितनी हमारी वहाँ वोट बैंक है उतना ही मांगना चाहिए ना। और KP में भी हम जो है, या इसी तरह बलूचिस्तान में सब जगह। तो गुजारिश है कि अभी तक जो अगर बीच में डेड लॉक आया तो उसका सबब ये बना कि पंजाब में ना जब हिस्सा मांगने में जमातें आती हैं तो बहुत ज़्यादा, हालांकि हर सियासी जमात हर सियासी कारकुन जानता है कि पंजाब जो बेस कैंप है मुस्लिम लीग नून का, जी जिस तरह सिंध जो है ना पीस पार्टी का उसमें, ठीक है। और इस तरह मौलाना जो है KPK में उनका माशाल्लाह एक बड़ा वोट बैंक है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह के करम से कि ये भी मामला, क्योंकि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान मौजूद हैं, ठीक है। अगर उनकी गैर मौजूदगी होती तो मैं थोड़े से। और आज आपके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी जो है ये बात की है कि जब से जो है मियां साहब तशरीफ लाए हैं तब से हमने देखा कि पार्टी फलती फूलती जा रही है और बेहतरी की तरफ आ रही। ये तो खैर वक्त ही बताना है कि ये तो इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। राय साहब आपकी तरफ आएंगे, ये जो इंतखाबी मुहिम तक महदूद रहने वाले सियासी वादे हैं, वादों को वफा करना मैं अक्सर भूल जाता हूँ। एक जमात ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी और लोगों ने जो है ओवरसीज़ ने जो है बजाय कि यहाँ से जाना लोग यहाँ आते नौकरियों के लिए, तो ये वादे वफा हो जाते हैं। फिर 300 यूनिट बिजली की भी बात की गई है, फिर IMF के साथ हमें डील भी करनी पड़ती है, एक आलमी मालियाती इदारा जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों पे इजाज़त भी नहीं देता। वादे तो कर दिया आपने, 10 नुकाती एजेंडा तो रख दी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। आपने अपने इंट्रो में जो बात की ना मिसाक जमहूरियत, देखें हमारे मुल्क को चलाने के लिए ना 2 दस्तावेज़ात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा मिसाक जमहूरियत। मिसाक जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि कितनी बार डीरेल हुआ, उसे सबोताज किया गया, गवर्नमेंट्स को सिस्टम से निकाला गया। इतनी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 के आइन में जितनी हुई है शायद ही कहीं किसी। जी डॉक्टर साहब, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं ना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो मिसाक जमहूरियत है, इस पे जब हम अमल करेंगे आप देखें कि वो जो वादे हैं वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर बना के दिया, सिर्फ वादे नहीं किए, हमने देखें कि आइन से लेके एटॉमिक प्रोग्राम से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके आपके पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड से लेके आप चलते जाएं, आप काम गिनते जाएं। अब ओवरसीज़, आजकल कुछ लोग दावे करते हैं ना कि ओवरसीज़ हमारे बड़े लोग हैं। भाई ओवरसीज़ का कंसेप्ट देने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज देखें कि आपके इर्द गिर्द जो वेल ऑफ, जो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, वो लोग हैं कि जो आज से 40-45 साल पहले कायदे अवाम ने जिनको गल्फ स्टेट और अब्रॉड भेजा था, ओवरसीज भेजा था, ये वो लोग हैं। अच्छा, तो हमने तो जो वादे किए उन पे अमल किया। साहब ये फैसला तो अवाम ने करना है और अवाम बेहतर जानती है कि कौन क्या डिलीवर कर, क्योंकि कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना, हर सियासी जमात यही कहती है कि हमारी बेहतर कारकर्दगी रही है, हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमने बेहतर वादे किए हैं, वफा उन्होंने कितना किया है, इस पर तो अवाम ही फैसला करेगी। हम रहमतुल्लाह काकड़ साहब आपकी तरफ आएंगे। रहमतुल्लाह काकड़ साहब, PMLN के साथ जो आपकी एक जज्बाती वाबस्तगी, जो हमें इमोशनल अटैचमेंट हमने देखी, बहुत सारे फोरम्स पे हमें PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम पे जो है वो इकट्ठी नजर आई, बहुत सारे मामलात पे, इवन के ये भी प्रिडिक्शंस होती रही कि जी बलूचिस्तान में PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम जो है
वो एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है और नजर आ सकती है, लेकिन हालात जो है वैसे दिखाई नहीं दे रहे, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने भाइयों और अपनी बहन को सलाम अर्ज करूंगा। वालेकुम सलाम। दूसरी गुजारिश ये है, बुखारी साहब आप फरमा रहे हैं कि जो जज्बाती वाबस्तगी है, जी जी सियासत में क्या होता है जज्बाती वाबस्तगी? सियासत में तो ना आपका कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना आपका कोई मुस्तकिल मुखालिफ होता है। ठीक है। मैं पीपल पार्टी वैसे ये आपके आपके ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा सियासत में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। नहीं मुस्तकिल की बात कर रहा हूं। मुस्तकिल, जी। हैं हम सब दोस्त आपस में, जी जी, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। क्योंकि नजरियाती जमातें खास तौर पर जो मजहबी जमात है ना, उसके हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि देखिए, हम यकीनन मैं अपनी जमात को जितना मजहबी समझता हूँ, ये सब इतने ही मजहबी लोग हैं। जी जी, कोई सेकुलर वो नहीं है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन वो है कि रिलीजन हमारा इस्लाम होगा और हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो मुस्लिम होगा। इस पे तो हम सब के वो हैं। और 18th अमेंडमेंट में जो प्रोविंशियल इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसपे हम तमाम जमातें मुत्तफिक थी, और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पीपल पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि प्रोविंशियल इकोनॉमी ने उस के मामले में तमाम जमातों को एतमाद मिले के और 9 महीने तक सर जोड़ के बैठे रहने के बाद फिर हमने उस पर साइन किए। एंड आई वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज फ्रॉम जमीयत साइड कि मैं उस नशिस्तों में भी रहा और फिर साइन भी मैंने उस पर किए थे। दूसरी गुजारिश ये है, ये ना मुस्लिम लीग नून से हमारी खुदा न खास्ता कोई ऐसी उस वक्त वो थी, अलबत्ता सियासी वो जो है अब प्रोग्राम हर एक अपने पेश करता है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं मशकूर हूँ जिस तरह अभी शायद शकील साहब फरमा रहे थे या राजा साहब के JUI जो है वो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में जी शकील अवान साहब कह रहे थे जी। तो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में हमारे बगैर किसी हुकूमत का तस्वर नहीं है। ये अलग बात है कि हम एक दफा 2002 में मेजॉरिटी में होते हुए हमारी शुमी किस्मत कि हमें वो जो है वो लीडिंग। लेकिन आपके बगैर हुकूमत बलूचिस्तान में बनी, आप अपोजिशन में ज्यादातर रहे हैं रहमतुल्लाह काकड़ साहब। अपोजिशन में भी हम रहे हैं, हम उस चीज के आदी हैं। लाजमी हुकूमत में जाना हमारा हदफ नहीं है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, सूबों की उसको देखना है, हकूक को देखना है। तो उस दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझे इजाजत दें जी कि मैं बसत अदब अर्ज करूंगा जी जी कि पीपल पार्टी के साथ जब हम वो थे, उनके कोalition पार्टनर थे, तो हमने जो मकानात के दावे किए थे उस वक्त 10 लाख घरों के, ठीक है, जो पॉसिबल था हमने सिंध में कराची में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने शुरू किया, लाहौर में हमने किया, कोयटा में शुरू किया, यानी जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। और आपके पास भी पोर्टफोलियो यही था, हाउसिंग का था। बिल्कुल, मैं हाउसिंग का मिनिस्टर था फिर जी जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। जबकि हमारे बरक्स जो हमारे दोस्त जिनका स्लोगन था, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उस वक्त हुकूमत पे वो बराजमान उनको हुए थे, उनका दावा था कि वो 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़े हैं वो लाएंगे, जिसमें से $1 भी नहीं लाए। उनका दावा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने 1 नौकरी भी नहीं दी। नौकरी नहीं देनी तो गुजाती, जो पुराने थे उनको भी वो निकालते गए। उनका दावा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, वो बताएं कि हमने 1 घर बना के दिया। ठीक है। और वे एक मुझे बुखारी साहब जी सर, मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा वो करें ताकि मैं अपने दीगर मेहमान बस एक बात पे खत्म करता हूँ। जी जी उनका दावा था कि IMF से कर्जा लेने की बजाय वो खुदकशी को तरजीह देंगे। जी, कहाँ गए वो बुलंद बांग दावे? और ठीक है। उनके एक उस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर थे वो फरमाया करते थे कि पाकिस्तान के बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां तलाश करेंगे। कहाँ गए वो दावे? हाँ, ये जो नुसरत वाहिद साहबा जो बात हो रही है, रहमतुल्लाह काकड़ साहब ने भी बात की कि ये वादे करके आवाम को सब्ज बाग दिखा दिया गया, फिर उसके बाद
वो जो काम करने थे तरक्याती काम, जो नौकरियां देनी थी, वो तो एक तरफ रह गई, बयानिए के पीछे लगा दिया। हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी के बाद जो है अब जो है वो इलेक्शन का मामला आ गया, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार भी आपके मैदान में, लेवल प्लेइंग फील्ड भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है। आपको नहीं लगता कि अवाम समझती है हर बात को, और समझ के वोट देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अवाम बहुत ज्यादा समझ के वोट देती है और अब बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। मेरे भाई जो बातें कर रहे थे कि नौकरियां नहीं दी, घर नहीं बनाए और जितने वादे किए थे 200 अरब रुपए लाने की वो नहीं लेके आए और फला ढिमका वटेवर जो भी। नौकरियों का जहाँ तक ताल्लुक है, फैसलाबाद की सारी सनतें काम कर रही थी, बल्कि दूसरे शहरों से लाके मजदूरों को ढूंढ के वहां पे काम करवाया जा रहा था। वो नौकरी नहीं थी तो क्या थी, डैम्स पे काम हो रहे थे, उस पर नौकरी नहीं थी तो और क्या थी। फिर कोरोना डेज में आप देखें कि किस तरह लोगों की 12,000 रुपए से मदद की गई, बहुत इज्जत से उनको बुला के स्कूलों में बिठाया जाता था, कुर्सियां दूर दूर रखी जाती थी। हमने खुद जाके ये काम किया है, पूरी पूरी खाने की बोरियां उनको दी जाती थी अलग अलग करके। ये नहीं कि उधेड़ मचा हुआ है और लोग मर रहे हैं उसमें, इस तरह की कोई चीज कभी नहीं। और उसके अलावा कितनी चीजें ऐसी थी, शेल्टर होम से लोगों को, गरीबों को बुला बुला के उनको खाने दिए जा रहे थे। सर्दी में कोयटा की सर्दी या इस्लामाबाद की सर्दी या लाहौर की सर्दी, किस किस्म की सर्दी है पंजाब की और कोयटा की, कि उसमें रात को बाहर जो लोग सोते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। कराची में तो हम बहुत तसल्ली से रहते हैं, लेकिन नुसरत वाहिद साहबा, वहां पे आपके लंगर खानों का या जो ये दीगर आप बात करें, हम उस मंशूर की बात करें जो आपने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम को कहा था कि करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, ये तो बाद में आया ना, ये सारी चीजें तो बाद में आई। इसलिए कि वो हमारी पहली दफा हुकूमत, पीटीआई पहली दफा हुकूमत में आई और आते साथ ही अभी हम समझने पाए थे थोड़ा सा कि कोरोना का अटैक हो गया। कोरोना के अटैक में अमेरिका जैसी मुल्क 13% -13% पे चली गई उनकी इकोनॉमी, इंडिया -6-7 पे था, हम भी +1 पे थे, लेकिन उसको फिर आस्ता आस्ता हम लोग ऊपर लेके गए और वहां तक ऊपर लेके गए कि 6 पॉइंट कुछ पे आ गई हमारी इकोनॉमी, जो कि रिकॉर्डेड है, जिसको आप मिटा नहीं सकते या कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन जब हुकूमत में थे और कोरोना आ गया, फिर टेक्निकल आया, फिर सैलाब आया, उसके बावजूद आप ये देखिए लोगों का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है। आप जो कह रहे हैं आपकी हुकूमत में आने के बाद शेल्टर होम्स बने, तो ये उनका शुरू से था कि गरीबों का, अगर मैं आपकी एक इस्लाह कर दूं, एक दुरुस्तगी कर दूं जी जी, कि आप 10 साल से केपी में हुकूमत थी आपकी, 10 साल से मुसलसल तसलसल से रहे हैं। आप ये ना कहना, जी जी, आप ये ना कि आप तजर्बाकार थे। अच्छा नुसरत साहिबा, वो ये कहना, शकील अवान साहब ये कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं हम ना तजर्बाकार थे, हमें पहली दफा हुकूमत में नहीं, 10 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, तसलसल से तसलसल था। वहाँ कौन से आपने दूध की नहरें बहा दी थी वहाँ? हुकूमत में आए थे और 10 साल नहीं थी, वो 5 साल हुकूमत थी। 5 साल के बाद दोबारा जो नहीं तो 5 जमा 5 10 हो 10 ही होते ना। वहाँ कोई दूध की नहर बता दे नाम उसका जो आपके दौर में भाई। अच्छा मैं नुसरत वाहिद साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी पार्टी का जो एजेंडा है मंशूर वो भी जरा सामने रखिए। राजा नजीर साहब, नुसरत वाहिद साहबा कह रही है कि हमने लंगर खानों पे काम किया, हम कोविड का टाइम था, कोविड में मुश्किलात थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो माशी मुश्किलात से इस मुल्क को निकालने के लिए क्या प्लान लेके आई है सामने? देखें डॉक्टर साहब, अब पहले तो नुसरत मैडम की बातों को कंपैरिजन उनकी पॉलिसीज़ और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की पॉलिसीज़ देखें। हाँ, कि कहाँ पे ईरान गैस मायदा, कहाँ पे सी पैक, कहाँ पे और कहाँ पे लंगर खाने, कहाँ से उठा के मुल्क को किधर फेंक दिया। ठीक है, मैं देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तैयारी के साथ और पूरे मंशूर के साथ आ रही है और इंशाल्लाह मुल्क को अपने इकनॉमिक क्राइसिस से हम इंशाल्लाह निकालेंगे। उसकी देखें, मैं एक एग्जांपल उसकी देता हूँ। अगर सिर्फ जो पाक ईरान गैस मंसूबा है ना, उस पर अमल करें तो हमारे गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि हमारा बेसिक मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, उसके लिए और एजुकेशन और हेल्थ। सिंध में आपने देखा कि लास्ट जो हमारी अभी गवर्नमेंट फिनिश हुई है उसमें आप देखें कि लीवर की ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ अर्सा पहले हम इंडिया जाते थे। ठीक है, आज फ्री ऑफ कास्ट लीवर की ट्रांसप्लांटेशन। सर बात ये, आपने सेहत की बात की, आज भी जो अमवात हैं डिहाइड्रेशन से, ख़ास तौर पे फूड के हवाले से,
और जचकी के दौरान अमवात की शरह जो है वो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान में सबसे देखें, ज़्यादा है। मैंने- पहले सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है। एजुकेशन में अगर हम बच्चों को बाहर देखें तो सिंध और बलूचिस्तान है। देखें तो क्या देखें People's Party- मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें कि ये कंपैरिजन अगर बाकी प्रोविंसेस से भी करें तो मैं समझता हूं कि- करूंगा मैं- definitely, मैं शकील अर्ज अवान करूं- साहब से भी मैं करेंगे अर्ज करूं। अब देखें इससे पीछे अगर थोड़ा सा जाए ना तो छोटे प्रोविंसेस के इश्यूज क्या थे कि मुनसिफाना की जो वसाइल है, मुल्की वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड क्यों लेके आई कि मरकज से सूबों को उनकी शेयर के मुताबिक, मिसाल के तौर पे कराची कहता है हम 5 बंदे हैं, सपोज हम उन्हें देते हैं 3 बंदों के पैसे और परफॉर्मेंस उनसे मांगते हैं 5 बंदों की, तो ये कैसे होगा? NFC अवार्ड के हवाले से हम बात करें 18 उससे ना आज भी बलूचिस्तान जी, जी। सरापा एहतजाज है। यही NFC बात के है। अभी तक जो है ड्यूज बाकी हैं। अब कंपैरिजन जब 13 आप साल बाद भी सर सुने ना, अब देखें कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना पंजाब का दिगर सूबों के, तो वो जो पहले गैर मुनसिफाना तकसीम होती रही है वसाइल की, उसको भी मद्देनजर रखें कि अगर छोटे शकील अवान सूबे साहब- पीछे हैं शकील अवान कहीं साहब, पे जिस तो उसकी तरह- बेसिक रीजन तो ये है। शकील अवान साहब, मैं बल्कि ब्रेक के बाद आपके पास वापस आऊंगा और खास तौर पर मौजूदा लेकिन असर हाजिर के तकाजे के मुताबिक ही सियासी जमातों का मंशूर होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो माशी मुश्किलात हैं वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से PMLN क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। अवाम की फलाह के लिए हमें दीवाने उमूमिया नामी बला से छुटकारा हासिल करना होगा। सुल्तान ने कर्ज की अदायगी का हतमी फैसला कर लिया है। हमें इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। बादशाह, उनकी हिमायत बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। हमें महल के अंदर आने के लिए सरमायाकारी करनी होगी। विक्टर, कौन हो तुम लोग? तहसीन पाशा। हमला करो। तहसीन पाशा को अगवा कर लिया गया है। अब्दुल हमीद का एक बादशाह तहसीन अगवा कर लिया है उसे हमने। हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हेकलर के जाने के बाद इस गिरोह को पाए तक का अमन बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। अब आपने वाकई अब्दुल हमीद को बेबस कर दिया है। वो हमारी ताकत की राह में मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। हुक्म कीजिए, आपके लिए जान भी कुर्बान है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सियासत और सियासत में किए गए वादे और कबल इंतखाबात जो वादे किए जाते हैं उसमें बाज़ औक़ात वो वादे पूरे नहीं होते, वफ़ा नहीं होते। शकील अवान साहब, अभी आप बात कर रहे थे तमाम सियासी जमातें अपना अपने एक एजेंडा भी बज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी 10 नुकाती एजेंडा सामने लेके, आपने कहा कि पॉपुलैरिटी और ग्राफ की बात आपने की। आपको लगता है 2013 वाली ही PMLN जो है उसी तरह आवाम के अंदर जो उसकी मकबूलियत है, खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत आपने नहीं बनाई, आपके पास मौका था, बलूचिस्तान में आपने कौम परस्तों को मौका दिया, आपकी फिर अपनी हुकूमत भी रही, फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी सामने आया, लेकिन इस मरतबा नहीं लग रहा कि आपको दीगर सियासी जमातों का ज़्यादा सहारा लेना पड़ रहा है प्रोविंस में और पंजाब में PMLN जो है वो ये समझती है, कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। लेकिन गुजारिश है कि जिस तरह आज PTI के लोग चिल्ला रहे हैं ना, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि तुम भूल गए हमारे साथ क्या हुआ था, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कैसे गई थी रातों रात, या हमारे साथ क्या नहीं हुआ पंजाब से लेकर चारों सूबों में। गुजारिश है कि आज हम पुरअतमाद पंजाब में नहीं सिर्फ पूरे मुल्क में इसलिए हैं कि हमारा जो कायद जिसकी एक हिस्ट्री है, और मियाँ नवाज शरीफ के हर दौर में जिस देखें नवाज शरीफ का दूसरा नाम अब पड़ गया एतमाद। जब से मियाँ नवाज शरीफ वापस आए आप देखें किस स्पीड से महंगाई का जो था वो उसमें कमी आई। एक महंगाई, एक देखें एक मसनूई महंगाई है,
जो मौजूदा मैं सरेआम कहता हूँ कि जो मौजूदा निगरान सेटअप है ना, इनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, जिसमें उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, प्राइस कंट्रोल नहीं किया, लोगों को खुली छूट दी। सर निगरान हुकूमत की अपनी कैपेसिटी होती है शकील अवान साहब, देखिए उनकी अपनी कैपेसिटी है, उनकी अपनी डोमेन है जिसमें वो रहकर काम करते हैं। उन्होंने आप शफाफ इंतखाबात उनकी तरजीह गुजारिश कुछ और करो, मैंने कहा देखिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में पाँव रखने की देर थी, सरिया से लेकर सीमेंट से लेकर खाने पीने की अशिया तक हर चीज़ में पेट्रोल तक कमी महसूस हुई। गुजारिश है देखिए हमारे पास एक टीम है, हमारे पास एजाज क्या हमें। सर टीम की बात, बलूचिस्तान के हवाले से भी आपने बात की, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत कैसे गिराई गई। मुस्लिम लीग नून के कायद बलूचिस्तान तशरीफ लेके जाते हैं, 30 के करीब नोटेबल्स इलेक्टेबल्स जो है जमात में शामिल होते हैं, तो कुछ लोग तो उनमें वो भी हैं जिन्होंने आपका जो है हुकूमत गिराई थी। देखिए मैं गुजारिश तो सियासत में हम कह दें कि जी सियासत के सीने में दिल नहीं है, सियासत में कोई चीज़ हरबे आखिर नहीं है। देखें कुछ लोग, मैं जब हम कायद मोहतरम वापस आए ना, जब एग्जाइल में थे, परवेज़ मुशर्रफ की बदतरीन अमरियत थी, तो जब हमने वो सबको हम निकाल नहीं सकते, फिर उसमें एक कुछ नैबज़दा थे, कुछ खौफज़दा थे, उनको हमने की माफ़ी। तो कुछ थे कि जो इक़्तिदार पसंद है, जिसमें नाम लेना फजूल है क्योंकि मेरा उसका आमना सामने इलेक्शन है, शेख रशीद जैसे लोग हैं, फाइल बगल में उठाई GHQ पहुँच गए, भाई किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने बुलाया भी, लेकिन उसको दिल में चोर था कि मैंने चोरी डाके किए हैं तो मुझे पकड़ना दे। इस तरह के लोगों के लिए माफ़ी नहीं होती। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है, हम लोग खुश नसीब हैं, देखिए कि हमें कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को एक बैनुल-अक़वामी फेस हमारे पास मौजूद है मियां नवाज शरीफ की सूरत में। उनके पास एक ऐसी बेहतरीन टीम है कि आप देखें कि अब मैं इस पार्टी पर या किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, हमने तो इस मुल्क में देखा ना 18-18 घंटे की लोड शेडिंग किसने नहीं देखी, लेकिन क्या था, मिसमैनेजमेंट थी ना। उसके बाद क्या हुआ कि वो वादा कर दिया था, बड़ा मुश्किल वादा था, उसको किस तरह निभाया कि हमने बिजली के कारखानों को इतना कर दिया कि आज उससे पिछले दौर में एक वादा हुआ था, उसके तहत हमें अब हमारी कैपेसिटी ज़्यादा, हमें कैपेसिटी के भी चार्जेस देने पड़ रहे हैं। इस हद तक हमारी बिजली इतनी हमारी, लेकिन कुछ मुआहिदों के हवाले से, IPPs के हवाले से आज भी PMLN जो है इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं मैं आपसे देखिए अगर उस तरह आए तो शायद खान अब्बासी के दौर में शायद खान अब्बासी ने कितनी सजा भुगती किस बात पे कि उन्होंने कहा जी कि आपने जो उन पर केस बना दिया PTI दौर में, इमरान खान के दौर में, क्या NLG जो थी आपने उसका मादा गलत किया। उस रेट में तो आज भी पूरी दुनिया में कि किसी मुल्क में वो इतना अच्छा मुआहदा को नहीं करके आया, लेकिन उसकी भेंट भी चढ़ गया, बावजूद के जमाती तौर पे हम आपस में गैप आ गया हमें। मैं कह रहा हूँ मियां नवाज शरीफ के पास एक बेहतरीन टीम है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह सबसे बड़ा इस मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से मैशत तबाह हुई है। ये तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, ये तो आपने उस पर बात की। रहमतुल्लाह काकड़ साहब, अवाम एक कन्फ्यूजन जो है वो नज़र आ रही है और अवाम ने हमेशा बहुत सारे सवालात उठाए हैं। ये बताइएगा कि सियासी जमातें और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम की अगर हम बात करें, जिन्होंने हमेशा ये बात की है कि आइन और ख़ास तौर पर इस्लामी कवानीन के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो तकरीबन उनका मिला जुला एजेंडा नज़र आता है। मुल्क के हवाले से एक सिमत नज़र आती है। पहले तो एक आइडिया नज़र आता था, राइट विंग होता था, एक लेफ्ट विंग हुआ करता था। ये क्या लगता है आपको, क्या ये असर हाजिर का तकाजा है या मजबूरी है? गुजारिश ये है, जब तक सोवियत यूनियन जो है वो इस दुनिया पे राज कर रहा था, वो एक तरफ सोवियत ब्लॉक था जिसको हम लेफ्टिस्ट के नाम से याद करते थे, एक तरफ ये जो अमेरिकन ब्लॉक या यूरोपियन ब्लॉक था, तो और हर एक की पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की, इवन यूरोप में, मिडिल ईस्ट तो खैर वहाँ और निज़ाम है, उनके परवरदा लोग या उनके नजरियाती लोग ये हुआ करते थे। जहाँ तक इस्लामी निज़ाम का निफाज है, तो इस्लामी निज़ाम के निफाज का ये तशरीह तो नहीं है कि आप हर एक के हाथ काटो, पैर काटो, ये करो। इस्लाह अहवाल के लिए सबसे पहले हमें पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाना है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं काकड़ साहब इसलिए ये सवाल पूछा था ना कि जमीयत उलमा इस्लाम के एक वक्त में जमहूरियत के हवाले से उसकी इंटरप्रिटेशन जो था, उसको बाज़ औक़ात जमहूरियत को हराम भी करार दिया गया और उसके बाद जमहूरियत का हिस्सा भी बना गया। फिर जमीयत उलमा इस्लाम जो एक नज़रियाती जमात ये कहा करती थी कि जो कौम परस्त जमातें, उसके हवाले से ऐसी बातें करती थी, फिर हमें कौम परस्त जमातों के साथ भी इकट्ठी नजर आई। तो हम ये जमहूरियत का हुस्न कहें इसे? देखिए, यकीनन आप इसको जमहूरियत का हुस्न ही समझें। ठीक है। सबसे पहले जब सानिया मशरकी पाकिस्तान
के बाद जब सूबाई हुकूमतें बनी थी, तो उस वक्त बलूचिस्तान और उस वक्त के सूबाई सरहद जो आज खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें सूबाई सरहद में मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लिया और उनकी कोalition पार्टनर जो है वो कॉन्फ्रेंस पार्टी थी जो नेशनल अवामी पार्टी कहलाती है। G70s में बिल्कुल। यहाँ बलूचिस्तान में सरदार अताउल्लाह खान मेंगल जो उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी में थे, तो हम जमीयत उलमा इस्लाम उसकी इत्तेहादी जमात थी। ठीक है। और दूसरी बात गुजारिश ये है कि हमारा उसमें ये जो आने वाले इलेक्शन में वो है कि हमें लोगों के लिए रोजगार के नए मौके जो हैं वो हम तलाश करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट से हो, चाहे ज़राअत से। मंशूर कब ला रहे हैं सर? मंशूर कब ला रहे हैं? ये तैयार है, वो खिदमत में। अच्छा, तैयारियों में लगी हुई है सियासी जमातें मंशूर की? बिल्कुल उस पे। और दूसरी आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में जो महंगाई और लाकानूनियत का दौर है, तो लाकानूनियत को ख़त्म करना है और महंगाई का खात्मा करना है। ठीक है। सेहत और तालीम के शोबे जो हैं उसको एक आम आदमी की उस तक पहुंचाना है, और होपफुली इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और दूसरे हमारे जो खसारे में चलने वाले जितने इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, उन जिसमें PIA हुआ, जिसमें हमारे रेलवे हुआ, यानी आप यकीन कीजिए कि 2008 में जब हमने उस चेयरमैन PTI से बात की थी कि जनाब आपकी तनख्वाह क्या है, उस वक्त PIA जो है 1 अरब रुपए माना खसारे में चल रही थी, तो वो फरमाने लगे कि मेरी तो सिर्फ 80 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की। ठीक है। और प्राइवेट एयरलाइंस उस वक्त 25 से 30 पर्सन पर एयरक्राफ्ट उनका करीब था। ठीक है। PIA के 300 साढ़े 300 थे। यही हाल पाकिस्तान रेलवे में। लेकिन मैं रहमतुल्लाह काकर साहब, एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता है, सियासी जमातें जब कोई और सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आए तो हरीफ बार बार कहते हैं कौमी असासे बेच दिए, प्राइवेटाइज से अच्छा था कि पूरी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वहां पर जो है सब्सिडाइज किया जाता है, उनको रिलीफ दिया जाता है। तो जब खुद अपनी बारी आती है तो फिर कहते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फिर एक मिनिस्ट्री भी बना दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारा मेयार दो रहा है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन चाहे वो कमीशन हो या मिनिस्ट्री हो, उसका काम इस पूरे सिस्टम को वॉच करना है और लुक आफ्टर करना है। इस बात पे तो तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि जो हमारे इदारे खसारे में चल रहे हैं, अगर वो उसकी हम इस्लाह नहीं कर सकते तो प्राइवेटाइज तो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये आपका नुक्ता है। नुसरत वाहिद साहबा, ये बताइएगा, जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम जो है बता रही है, चलें काफ़ी हद तक उन्होंने कहा, इसी तरह जो है शकील अवान साहब ने भी बात कही, पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती एजेंडा भी सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपकी जमात इस वक्त, वो क्या लाएअमल उसका होना चाहिए? और जमहूरियत के हवाले से देखिए, आज बड़ी अहम बात हुई है कि मिसाक जमहूरियत जो है इस मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए बड़ी अच्छी दस्तावेज है। क्या समझती हैं आप? सॉरी, ये हमें बाहर तो आने दें, कैद करके रखा हुआ है खामखा। आज आपने देखा है कि शाम कुरैशी के साथ क्या हुआ है? पता नहीं 70-72 साल के सफेद बालों वाले शख्स को किस तरह धक्के देकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया है, जबकि अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। आप इस कदर टर्मोइल आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है इस पाकिस्तान में कि किसी को सुख का सांस नहीं आ रहा। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। मैं नुसरत वाहिद साहबा, ये PMLN ने भी इस तरह के हालात देखे, पीपल्स पार्टी भी मुश्किलात से दो चार रही, लेकिन जहां अवाम तरजीहात होती है, अवाम के मसाइल तरजीहात होते हैं, तो वहां पे एक एजेंडा होता है, पॉलिसीज होती हैं। तो उसका जरा मैं चाह रहा था कि आप उस पर बात करें। पॉलिसी आपने देख ली है, 2018 से लेके हमें 3 साल हुकूमत 3.5 साल करने दी गई, उस पर आपने सारी पॉलिसीज देख ली कि वो तमाम कॉर्नर जिनको इन लोगों ने कभी टच नहीं किया था, वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब इस दफा हमारा कोई मुख्तलिफ एजेंडा नहीं होगा, चीजें वही होंगी, उन्हीं को इम्प्रूव किया जाएगा। गरीबों को तालीम दी जाएगी, इस्लामी और वर्ल्ड तालीम दोनों एक साथ एक जगह भी दी जाएगी, जो कि एक हमारा एम था कि हमारे बच्चे जब बड़े हों, 9th क्लास में पहुंचे,
तो उन्हें सूरह नूर जरूर पढ़ाई जाए, सूरह निसा जरूर पढ़ाई जाए, उन्हें पता हो कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। तो उस उम्र में जो चीजें नुसरत वाहिद साहिबा, मैं 8वीं 9वीं में था, मुझे तमाम सूरतों का पता था, बल्कि तर्जुमा भी काफी सूरतों का, मुझे आखिरी 10 आयात का भी पता था। ये बात नहीं है, इस वक्त मुल्क के जो मामलात है, माशी मुश्किलात हैं। देखिए, माशी मुश्किलात इसलिए है कि करप्शन बेइंतहाई। मैं जो बात कर रही हूँ वो इररिलेवेंट नहीं है। आप कुछ घर पे होंगे जहाँ पे आपको सिखाया गया है सब कुछ, लेकिन स्कूलों में ये सब स्कूल की नहीं बात सिखाया करो, मैंने स्कूल में सीखा है, मैं आपको कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, तामीर 9 कोयटा में मैं पढ़ा हूँ, मैं वहां से आपका बता रहा हूँ आपको। मैं बता रही हूँ ना कि वो 1 या 2 कोई पूरे पाकिस्तान में इस तरह के स्कूल होंगे। हमारे स्कूलों में कभी नहीं था, मैं वाकई से पढ़ी हूँ, बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन सारी चीजें, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं थी। इस्लामियत की वो किताब आपको भी पता है, सबको पता है कि क्या थी वो किताब, कितना कुछ इल्म हो रहा था। हमसे ज्यादा तो ओ लेवल के बच्चों को पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बातें नहीं, अवाम के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नुसरत वाहिद साहबा, अवाम के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया लेके जाएगी या अपनी परफॉर्मेंस लेके जाएगी? अपनी परफॉर्मेंस लेके जाएगी। आप मुझे बताइए 6% पे कोई इनमें से कोई लेके आए? मुशर्रफ के जमाने में थोड़ी सी इकोनॉमी ऊपर गई, उसके बाद क्या असर हुआ? उसके बाद नून लीग आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई, तो सिर्फ खाने का बंदोबस्त, सिर्फ खाने, मोटरवे बना रहे हैं, 100 किलोमीटर ज्यादा कर दो, चलो जी ज्यादा किक बैक मिलेगा, फला चीज कर दो उसमें ज्यादा किक बैक मिलेगा। हमारे यहाँ भी करप्शन हुई, मैं ये नहीं कहती नहीं हुई है, लेकिन खान साहब से इंतहाई विजिलेंस से जहां पे नजर आता था, इंतहाई करीबी दोस्तों से वो अलग हो गए। आपको पता है जहांगीर तरीन से क्यों अलग हुए? वो सिर्फ इसलिए कि वो करप्शन में पकड़े गए। उस्मान बुज़दार साहब से भी अलहदा हुए थे जी, उस्मान बुज़दार साहब से अलहदा हुए थे, और बाकी जो एलिगेशंस अब तक लगाई गई, अलीम खान साहब ने बारहा आके कहा कि हम खान साहब को कहते रहे करप्शन हो रही है, ये सारी चीजें, तो उस्मान बुज़दार साहब से भी उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। अलहदगी करनी चाहिए थी, लेकिन उनको उस तरह पता नहीं चला होगा, सबूत नहीं मिला होगा। ठीक है, ठीक है। ये आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, तो मैं चाहता हूं कि राय साहब, जिस तरह कह रही थी हमारी बहन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो आकर जो है वो सारे का सारा जो है ना, उनका जो नज़रिया था, जो उन्होंने काम करना था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो तो कह रहे हैं हमने तालीम के लिए बहुत काम करना है, हमने ये हमारा मंशूर है। देखें आपका 10 नुकाती एजेंडा जो है उन्होंने काउंटर कर दिया। जी जी डॉक्टर साहब, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला ना, वो टूटा फूटा मुल्क का सत्यानाश, मुशर्रफ के 9-10 साल इक़्तिदार के बाद मार्शल लॉ का मतलब है कि जंगल का कानून, कोई निज़ाम नहीं है, और संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। अब उस टाइम की परफॉर्मेंस, ये बात तो पीएमएलएन भी कहती है। नहीं, पीएमएलएन को जब भी इक़्तिदार मिला, बेहतर हालात में मिला, हमारे भाई हैं, उन्हें निस्बतन अगर जीडीपी उस टाइम 2.1 या अगर मैं गलत ना हूं, नहीं हमसे देखें, उसके बाद इसने इन्होंने 5.8 तक पहुंचाया। देखें हमने जो जिस टाइम पे इक़्तिदार संभाला ना, उसमें स्वात के हालात देखें, आप केपी के हालात देखें, वज़ीरिस्तान के हालात देखें, खाना जंगी के हालात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट की रिट कायम की, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती कायम की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम करके सिस्टम को ख़राब किया गया था, उसको दुरुस्त किया, उसके बाद निज़ाम को चलाया, पटरी पे निज़ाम को चला, और उसके बाद इनको हुकूमत मिली। तो वो कंपैरिजन के एक डिक्टेटर से जो ट्रांजैक्शन हमें हुई, उससे तो कंपैरिजन नहीं हो ऑर्डिनेंस पर सकता। आप लोगों ने बात की और बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, पीएमएलएन भी इसमें शामिल थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑर्डिनेंस जो थे वो एक बड़ी तादाद थी उसकी, तो आप लोगों की भी 14 माह की हुकूमत में ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस थे। देखें, मैं समझता हूँ कि शकील भाई ने भी पहले बताया कि वो जो 14 माह थे वो एक चैलेंज थे। वो मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने ये साबित किया है कि मुश्किल तरीन हालात में भी वो इकट्ठे बैठ के, बेशक वो आपस में उनके डिफरेंसेस हैं, वो आपस में बैठ के मामलात को सॉल्व कर सकते हैं, निज़ाम को चला सकते हैं। आल्दो कि उसके नेगेटिव ये ज़रूर है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और इकानमी बहुत ख़राब थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारे जो मामलात चल रहे थे वो मुश्किल में थे। इसके बावजूद इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उस टेन्योर को पूरा कराया, और आज देखें ठीक है वो चैलेंजेस हैं, वो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम जहाँ पे हमारी गलतियाँ हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उस सिस्टम को हमने बचाया जिस डगर पे पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस मुल्क को पहुँचा दिया था, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। तो वो पूरी वो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये मेच्योरिटी थी कि उन क्राइसिस से मुल्क को निकाल के आज देखें कि आज फिर हम एक स्मूथ ट्रांजैक्शन में आ चुके हैं। आज इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है
ठीक है, जो एक प्रॉपर मंशूर के साथ, अच्छा, मंशूर पूरी के- तैयारी के साथ, नौजवान क़यादत के साथ आ रही है। और इंशाल्लाह ना सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस बल्कि दिगर क्राइसिस भी कूल डाउन होंगे। ठीक है। अब और हालात मतलब बेहतर हालात होंगे के मुताबिक अगर हम देखें तो शकील अवान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में अब पता चला है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और यूथ को जो है वो इस दफ़ा जो है टिकट्स वगैरह दिए हैं, तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। PMLN ऐसा कौन सा काम करने जा रही है? क्योंकि ये तो बड़ा आसान है ना, हम आप कहेंगे कि आपने ये किया तो आप कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती रहे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहते थे कि बोलते थे PMLN ये दौर में करती रहे। क्या नया होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने, नया तो होगा ही होगा ना, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पहले मिसालें कायम की हैं। मेरे उस्ताद हैं ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक सबसे लेकर शकील अवान तक, हम कहाँ के लोग हैं? हम ग्रास रूट के लोग हैं, हम गली महल्ले में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों को असम्बलियों तक पहुँचाया मुस्लिम लीग नून ने हमेशा, जो इन मसाइल में से गुजरे हैं और इन मसाइल को समझते हैं, और उसी कम्युनिटी में आज भी रहते हैं जिस जहाँ से उठ के आगे गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी मिसाल है और इसी डगर पे हम चल रहे हैं। जब तक वो लोग, जब तक हम मरूसियत ख़त्म नहीं करेंगे, कमी करेंगे उसमें, और जब तक हम उन लोगों को वहाँ नहीं पहुँचाएंगे असम्बलियों में कि जो इन मसाइल में से गुजर कर इन मसाइल को जानते हैं और इन मसाइल ज़्यादा तबके के साथ आज भी उनका रहना ओढ़ना बिछोना है। एक तो होगी ये बात। दूसरी गुजारिश देखिए, हमारे हर दौर में ना हमारा, देखिए मैं लोकल बॉडीज़ की बात करता हूँ, वाहिद मुस्लिम लीग नून है जिसकी लोकल बॉडीज़ में हमेशा ग्रिप रही है। उसकी कोई मेरे साथ डिबेट भी कर ले तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता कि हमारे पास, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अराउंड 70% जो फंड है उसकी मुंतकिली है, वो जिगरा दिखाया है PMLN ने भी? नहीं, मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, देखिए उनको हमने हमेशा मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन हमारा उसमें कोई साथ देने को तैयार नहीं। बल्दियाती इलेक्शन जब आए हमने ही कराया आके, ठीक है। और रह गया सवाल फंडिंग की, आपने बात की कि जितना मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, खासकर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे, जितना हमने बल्दियाती अदारों के जरिए लोगों के बुनियादी मसाइल हल किए हैं, ये एक रिकॉर्ड रहेगा पंजाब में। ठीक है जी। और अब भी हम चाहते हैं कि इन अदारों को मजबूत किया जाए। देखें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर का हरगिज़ ये इससे कोई वास्ता नहीं है कि वो गलियाँ बनाए, सड़कें बनाए। जिसको जिस मकसद के लिए भेजा है इन कानून के लिए, उसके लिए वो काम करे, ताकि इस मुल्क आपको लगता है PMLN जो है ये एक नई बुनियाद रखेगी कि लेजिस्लेटर्स को जो है अपनी सफ में खड़ा करेगी, लोकल बॉडीज को अपने सफ में खड़ा करेगी कि जी लेजिस्लेटर्स ने कानून साजी करनी है, नालियां नहीं बनानी, घर नहीं बनाने? वो तो कहते हैं लेजिस्लेटर के जी अगर हम ये काम ना करें हमें वोट कौन देगा? ना, मैं गुजारिश करता हूँ उसमें, उसको वो क्या वजह, किसी चीज़ को तसलसल नहीं देंगे जब आप, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं करनी चाहिए बात। 2017 में जब कोई बात नहीं मिली, अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि फलां करप्शन हुई, मोटरवे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर और बना लो, फिर इन जुर्मों में हमें पकड़ते हैं ना। अगर हम ये जुर्म सरजद हमने किया था, हम पे ये क्यों केस बनाया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, फलां नहीं किया, भाई आप साबित कर सकें। मैं गुजारिश करूँ कि हमने तो लोकल बॉडीज को हमेशा स्ट्रॉन्ग किया, और जब हम आएंगे तमाम अदारे स्ट्रॉन्ग। और एक और आखिरी बात, जब मियाँ नवाज शरीफ आए, ये इस मुल्क की तारीख है कि चारों सूबों को यकजा किया। ठीक है, ये सही है। तारीख है। आप बलूचिस्तान से शुरू करता हूँ। जी, मैं चारों सूबों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, फिर वो सिंध तक एक जमात रह गई। इसी तरह PMLN अब पंजाब के हवाले से उसकी ज्यादा एक नजर आती है। इस वक्त मैं सिर्फ एक सेंटेंस कि इस वक्त अगर वफाकी को जमात है और एक से ज्यादा सूबों के अंदर अगर कोई जमात है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस तरह तो PMLN भी यही कहती है कि हमने, आप बताएं कहां पे सूबों में हमारी हुकूमत, बाकी कोई भी और बाकी कोई भी जमात बताएं कि एक सूबे से हट के उसकी जब मियां नवाज शरीफ का 2 तारीख थी, जब शब खून मारा, चारों सूबों में हमारी हुकूमत। रहमतुल्लाह काकर साहब, आज आपके नसीब में कंक्लूजन आया है, कंक्लूड आपने करना है। ये बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस सियासी रिवायत को बरकरार रखेगी कि कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं, कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं, तमाम सियासी जमातों के साथ जो है आप सीट एडजस्टमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं? देखिए, हम हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में और कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। हमारा दावा है कि कलेक्टिव विजडम के तहत इस मुल्क को चलाना चाहिए, और ये हमारी जो 25 करोड़ आवाम जिस कर्ब से गुजर रही है या जिस कर्ब से इसको गुजारा गया है, तो उससे निकालने के लिए हम सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए। और हमें उम्मीद है हमारी क़यादत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद फजल रहमान साहब पे PDM में तमाम जमातों। बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमतुल्लाह काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शकील अवान साहब, राजा नज़ीर एडवोकेट साहब और नुसरत, आप तमाम
हजरात का और ख़ासतौर पर नुसरत वाहिद साहिबा का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन। हमारा मकसद है कि मुल्क में जो बुनियादी मसाइल हैं, तालीम, सेहत और इस वक्त जो एनर्जी का क्राइसिस है और हमारी माशी मुश्किलात हैं, ये तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठ कर इन मसाइल का हल तलाश करें, ना कि ब्लेम गेम में, और ऐसे वादे जिनको वफा ना कर सकें ऐसे वादे करें और फिर आवाम की तवक्कुआत और आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।